हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज में प्रैक्टिस सेट 3 की बात करेंगे, जो आपके आने वाले 67th बीपीएससी पीटी में आपके लिए मददगार साबित होगी, इसलिए एक बार अच्छे से इसे देखें। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले प्रमाणिक रूप में तो मेहरगढ़ देखा जाता है, परंतु मेहरगढ़ से 7000 बीसी के ही प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जबकि आधुनिक खोजों के अनुसार, लेटेस्ट खोजों के अनुसार लहुरादेव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जहां से लगभग 8000 ईस्वी पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिले हैं और लहुरादेव से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। आंसर हो जाएगा बी, लहुरादेव। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? यह है बोध गया। निरंजना नदी, जिसे आज हम लोग फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, आधुनिक नाम उसी का फाल्गु नदी है। इस निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यह कौन सा सही सुमेलित है? तो लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र है। यह बात सही है, क्योंकि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो प्राचीन शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। वहीं सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, यह भी बात सही है। तीसरा है, राजगीर अशोक के सी स्तंभ शीर्ष है। नहीं, राजगीर में अशोक का सी स्तंभ नहीं है। अशोक का सी स्तंभ जो है वह वाराणसी में है। यहाँ पे नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, यह भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, लोथल की बात करें तो लोथल का जो अर्थ होता है वह मुर्दा घर होता है, मुर्दों का नगर होता है। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक अपवाद है कि यहाँ से निचले दुर्ग और ऊपरी सतह का जो कहीं उल्लेख नहीं मिला है। यहाँ पे जो दोनों पार्ट हैं वह दोनों दुर्गीकृत हैं, और वो भी एक साथ। यहाँ से गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं। सारनाथ में जो है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अशोक का सी स्तंभ भी 4 सिंहों वाला, वह सारनाथ में स्थित है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ जो था नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी गुप्त काल में, जबकि इसे मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली थे। बात करें भगवान महावीर की, तो भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और प्रियदर्शना के पति थे जमाली, जो इनके पहले शिष्य बने थे। वहीं भगवान महावीर के ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति शाल वृक्ष के नीचे रिज्जुपालिका नदी के तट पर जाम्भिक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है?
तो यह बाहुबली के लिए की जाती है। बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर, और गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह 18 मीटर ऊंची मूर्ति है श्रवण बेलगोला में। यह महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। 2018 में हुआ था महामस्तकाभिषेक, अब अगली बार 2030 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो यहाँ पे पार्श्वनाथ जनतिका इसके बारे में कंफर्म सही नहीं है। बिंदुसार का शाक्य, यह भी सही नहीं है। शाक्य गणराज्य के बिंदुसार नहीं थे। मौर्य के स्कंदगुप्त भी मौर्य के नहीं थे, मौर्य वंश के नहीं थे। जबकि लिच्छवी राजा जो चेटक थे, यह सही है, ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे है। लिच्छवी राजा चेटक थे, जो बज्जी संघ का प्रधान था लिच्छवी, और उसकी राजा चेटक थे। तो यह सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऐसे तो बात करें पाटलिपुत्र की राजधानी सबसे पहले तो उदयन ने बसाई थी, लेकिन इस ऑप्शन में उदयन नहीं है, और उदयन नहीं होने के कारण जो है इसका विकल्प जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद जो है शासन करने वाले इस ऑप्शन के आधार पे पहले शासक है पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी ऐसे ग्रीवराज या राजगृह थी। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की बात करें हम लोग, तो मगध है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है। इन महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मगध की राजधानी पहले ग्रीवराज या राजगीर रहती है, उसके बाद उदयन ने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका में उसके अभिलेख देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, श्रीलंका से उसका संबंध था, और श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए जो है अपनी पुत्री और पुत्र को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, यह सही है, लेकिन श्रीलंका उनका राज्य नहीं था। जबकि अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में हेरात, हिंदुकुश, अराकोशिया, जेड्रेसिया इत्यादि में उनके अभिलेख मिले हैं। बिहार तो उनका क्षेत्र था ही। कलिंग की बात करें तो कलिंग में भी उनके अभिलेख मिले हैं। ऐसे कलिंग विजय के उपरांत ही तो अशोक ने अपने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और युद्ध त्याग दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो यह व्यवसाय मगध में था। यह व्यवसाय जो है मागध कहलाता था। इनमें मागध कहलाता था। ये सूत का ये जो सूत कार्य करते, मागध और सूत कार्य करते थे, जिसमें भारतीय राजाओं के जीवनी, राजवंशीय वीरगाथाएं को कंठस्थ करना एक व्यवसाय के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? विक्रम संवत की बात करें तो यह 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ है, जिसके प्रणेता थे धर्मपाल भूमिवर्मा विक्रमादित्य। इसकी खोजकर्ता की बात करें हम लोग, इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज पंडित भगवान लाल इंद्र जी, जो गुजरात के रहने वाले थे, उन्होंने इसको खोज करके सही ठहराया था। विक्रम संवत को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, कृत संवत और मालव संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। मीमांसा के प्रेरणा थे। तो मीमांसा दर्शन के प्रेरणा थे 2 हैं, वह थे जैमिनी थे मीमांसा दर्शन।
हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक थी। पूर्व मीमांसा और वेदांत के उत्तर को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, शाही सुमेलित कीजिए। कहता है एलिफेंटा, एलिफेंटा का संबंध किससे है? एलिफेंटा एक गुफा थी, एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा, ये सब महाराष्ट्र में है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सी खजुराहो है, खजुराहो में मंदिर है, खजुराहो का मंदिर फेमस है। और सांची में स्तूप के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, कदम्ब राज्यों की राजधानी कहाँ थी? तो कदम्बों की राजधानी की बात करें तो कदम्बों की राजधानी वनवासी थी। कदम्बों की राजधानी वनवासी थी। कदम्ब दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था, जिसकी राजधानी वनवासी थी। और इनके राज्य की बात करें हम लोग तो कदम्ब था। वनवासी को वैजयंती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विधिवेत्ता का बात है मतलब कानून बनाने वाले या कानून बनाने वाले थे। तो विज्ञानेश्वर भी थे, जो कानून की पुस्तकें लिखी थी इन्होंने, ठीक है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की जो स्मृति थी उस पर मिताक्षरा लिखी थी 11वीं सदी में। वहीं हिमाद्री की बात करें तो हिमाद्री भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। वहीं जीमूतवाहन की बात करें तो जीमूतवाहन ने दाय भाग की रचना की थी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी वंश का संस्थापक गजनी राजवंश का था अल्पतगीन था, जिसे यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। गजनी वंश को, यह एक ईरान की शाखा थी, बाद में जो है तुर्कमेनिस्तान में जीत करके फिर यहाँ गजनी वंश की स्थापना की थी। गजनी में इसकी राजधानी स्थापित की थी, वो था अल्पतगीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी किसके काल में भारत आया था? तो यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में भारत आया था। वहीं मंगोलों की बात करें तो मंगोल मध्य एशिया के स्टेपीज में रहने वाले जनजातीय लोग थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इस्लाम धर्म से पहले ये बौद्ध धर्म के समनिष्ठ शाखा में विश्वास करते थे। अब बात करें कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसका पीछा करते हुए भारत की ओर आया था? तो जलालुद्दीन मंगबरनी की पीछा करते हुए भारत की ओर आया था। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया, इसलिए चंगेज खां जो है वहां से फिर भारत पर आक्रमण नहीं करता है। चंगेज खां जो है स्वयं को अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने फारसी में रामायण का अनुवाद किया। वहीं फैजी की बात करें हम लोग तो फैजी ने गणित पर भास्कराचार्य द्वारा लिखित संस्कृत जो ग्रंथ लीलावती थी उसका अनुवाद किया था। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। वहीं मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगड़ी का और मौलाना शहरी ने
हरिवंश पुराण का फारसी अनुवाद किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। तो अकबर एक अनपढ़ शासक होते हुए भी बहुत से ग्रंथों का उसने फारसी अनुवाद किया ताकि उसे समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित बातों में से कौन सा मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत उनका सवार, इनमें 33 वर्ग थे, यह सही है। उन्हें मशरूत या अथवा शाश्वत पद प्रदान प्राप्त होते थे, यह भी बात सही है। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, तो यह सही नहीं है। उनका सवार जब भी होता था जात से हमेशा कम होता था। देखिए, अबुल फजल आईन अकबरी में के 66 मनसबों का उल्लेख करता है। कहता है कि 33 मनसब ही प्रदान किए गए थे। वस्तुतः अल्लाह शब्द के प्रयुक्त अक्षरों के अंकीय महत्व के आधार पर 66 मनसब निर्धारित किए गए थे। कहता है कि सवार रैंक जात रैंक के बराबर है। सवार रैंक जात रैंक के बराबर। दूसरा, सवार रैंक जात के रैंक से आधा या आधे से अधिक हो सकता है। तीसरा कहता है कि सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम। किसी भी स्थिति में सवार रैंक जो है जात से अधिक नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। यही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम लोग, कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था? तो इन्होंने शाहाबाद जिले में, शाहाबाद जिले की बात करें हम लोग तो वर्तमान में शाहाबाद जिले 4 हिस्सों में टूट चुका है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में यह बढ़ चुका है। तो इन क्षेत्रों में जो है इन्होंने सबसे पहले, यानी मेन खास करके जो उसकी जिला मुख्यालय आरा थी, आरा में इन्होंने तख्ता पलट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें 21 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन के संस्थापक के रूप में अब्दुल बहाव को जाना जाता है। उन्हीं के नाम पे इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा था। ऐसे भारत में इस आंदोलन के संस्थापक के रूप में सैयद अहमद राय बरेली को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1820 में हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ऐसे 1820 से लेकर 1836 तक चला था, जो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। जिसके नेता थे भागीरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ए है, 19वीं सदी में के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो यह सही बात है। कहता है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो यह भी बात सही है, ए और आर दोनों सही है, और एक ईसाई व्याख्या आर कर रहा है, यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम लोग, निम्न इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। स्वामी विवेकानंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 1863 में हुआ था, 12 जनवरी को, और इन्हीं के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इन्होंने अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत और बांग्ला में पाक्षिक पत्रिका उद्बोधन चलाई थी।
इसमें इन्होंने जो है राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन, ज्ञान योग, संगीत कल्पत्रु इत्यादि जो है इन्होंने प्रकाशित किया था। इनकी एक पुस्तक थी भक्ति योग, जो इनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखिएगा यहाँ पे, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। अभिनव भारत का गठन जो है वीडी सावरकर ने किया था। वीडी सावरकर की बात करें हम लोग, वीडी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनके साथ गणेश सावरकर ने मिलकर के 1889 में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था। इसी का 1904 में अभिनव भारत का नाम बीडी सावरकर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो यह कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। कानपुर षड्यंत्र जो है 1924 ईस्वी में चला था। इसमें वामपंथी और कम्युनिस्टों को दमन करने की नीति थी। इसके खिलाफ इन लोगों को 4-4 साल का जेल की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस 1942 में टोक्यो में आजाद हिंद फौज की भी गठन की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। 29 नंबर, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, किसने जोड़ा था? तो गांधी को जो सबसे पहले महात्मा नाम से संबोधित किया था वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। और चंपारण सत्याग्रह में सफल नेतृत्व गांधी जी ने जो किया, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद है, यह संबंधित थे। जेवी कृपलानी थे, यह भी संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण भी। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण जो है इस समय इनके साथ नहीं थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण उस समय बहुत छोटे थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में तो जन्म ही हुआ था उनका। ये 1970 में इंदिरा गांधी के समय में इन्होंने संपूर्ण क्रांति चलाई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। बाकी सभी लोग उनके सहयोगी के रूप में संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? यह थे विट्ठल भाई जे पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, जिनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में होती है। और ये लंदन में जो है 1919 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व किया था। 1917 में ये बम्बई विधानसभा से चुने गए थे। और यह भी बात की जाती है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो यही थे विट्ठल भाई जे पटेल, 1925 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। और सांप्रदायिक पंचायत के कारण यह असफल रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना यह नहीं था। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना यह भी नहीं था। कृषि शास्त्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना यह भी नहीं था। भारतीय समाचार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यह बटलर कमेटी की बात की गई थी इसमें।
तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। बटलर कमेटी में कहा गया था, ध्यान दीजिएगा, बटलर कमेटी जो है 1929 में आती है। ऐसे यह सर बटलर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन जो है 1927 में ही हुआ था। इस समिति की जो प्रमुख सिफारिश थी उसमें था परम सत्ता और देसी रियासतों के बीच के संबंध सजीव एवं बुद्ध वृद्धिशील हैं, जिसका निर्धारण परिस्थितियों और नीतियों के तहत हुआ है। दूसरा था ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता रियासतों की रक्षा करती है। तीसरा था इनके गठन का उद्देश्य सर्वोच्च सत्ता और रियासत के राजाओं के बीच के संबंधों की जांच करनी और उनके मध्य के इन संबंधों के विषय के लिए सुझाव देना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो यहाँ पे हो जाएगा अस्तित्व में आती है ऐसे आजाद हिंद फौज की स्थापना तो जापान में हुई थी, लेकिन यह मलाया में अस्तित्व में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसकी उस समय अध्यक्षता नेतृत्व कर रहे थे तो वह थे आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता के रूप में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे जो है सिंगापुर से जब मलाया जा रहे थे इसी समय अस्तित्व में यह आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसमें लिमेस्टर, चेम्बर्स और हाइड थे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित की थी। नहीं, यह गलत बात है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, यह सही है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू की गई, यह भी बात सही है। यानी ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं। तो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे। गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। गांधी जी कहते थे कि लघु उद्योग पर को बढ़ावा देना चाहिए जिससे लोगों को काम मिल सके। कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विभिन्न निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो एक अधिनियम के रूप में रॉल्ट एक्ट विधेयक जो पारित हुआ था, सबसे पहले आया था रॉलेट एक्ट आया। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के निधन की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक का निधन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1/8 को हुआ था, 1 अगस्त को 1920 को हुआ था। जबकि एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो वह रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को हुआ था। उसी के बाद रॉलेट एक्ट के बाद जो है अतः जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। और उसके बाद जो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाता है अमृतसर में, और उसके बाद बीजी तिलक का निधन हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है।
तो भारत में ऐसे तो गोंडवाना चट्टान जो है नवीनतम है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग विंध्य क्रम के चट्टान की, तो विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण पुराण महाकल्प में हुआ था। ऐसे महाकल्पों की बात करें तो आद्य महाकल्प सबसे प्राचीन है, उसके बाद पुराण महाकल्प है, उसके बाद द्रविड़ियन महाकल्प और लास्ट में जो है आर्य महाकल्प होता है। तो यहाँ पे देखिएगा विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वह उसका निर्माण पुराण महाकल्प में होता है, जबकि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण भी पुराण कल्प में होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आद्य महाकल्प में होता है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्य महाकल्प में होता है। इस आधार पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण नवीनतम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें हम लोग, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम दिखाना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यानी पहले अवरोही मतलब घटते क्रम, सॉरी आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा इस ऑप्शन के आधार पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश और उससे छोटा हो जाएगा बिहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नदी में, नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर जो है इससे गंडक से निकलती है, गंडक नदी से इसे पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर की बात करें, हाँ गंडक नदी से पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लवा के अपक्षय से निर्मित हुई है? तो बेसाल्ट लवा के अपक्षय से निर्मित हुई मिट्टी है वह है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ था। इसे काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और काली मिट्टी जो है दक्कन ट्रैप में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। भारत में काली मिट्टी के रूप में जब दक्कन ट्रैप में जब देखें हम लोग तो सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद गुजरात, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा का क्षेत्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ कुछ हिस्सों में यह पाई जाती है, जिसमें मुख्य फसल कपास, गन्ना, दलहन, तंबाकू इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो सबसे अधिक कॉफी पैदा करने वाला राज्य है वह है कर्नाटक है। कर्नाटक में ही बाबा बुदन की पहाड़ी है जो कॉफी के लिए जाना जाता है। ऐसे कर्नाटक की बात करें तो सबसे ज्यादा यह उत्पादन करने वाला है। दूसरा राज्य है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। 2019-20 के आंकड़े के अनुसार माना जाता है कि लगभग 71% इसने उत्पादन किया था कर्नाटक ने। और कहवा के जो है प्रकार जो है दो प्रकार के, अरेबिका और रोबस्ट का, और दोनों के उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई के रूप में यहाँ पे डिगबोई हो जाएगा, क्योंकि असम का डिगबोई है, यही सबसे पहले तेल शोधन कारखाना आरंभ हुआ था। वही तेल शोधन कारखानाओं की बात करें हम लोग तो भारत में कुल 23 तेल शोधन या तेल परिशोधनशालाएं हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, 3 निजी क्षेत्र की हैं और 2 संयुक्त उपक्रम की हैं। जैसे सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना की जब बात करें हम लोग तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। वही सबसे पुरानी तेल शोधनशाला जो है 1901 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को आरंभ की गई थी? तो यह महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर में के लिए रवाना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सही है। वही दूसरी जो रेल चली थी वह थी
अनंतपुर से आदर्श नगर तक। तो चलिए हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो भारत के जो है राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तभी जो है 5 जलमार्ग हैं, लेकिन अभी इसमें इसको 106 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाने की बात की गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है कौन? तो यह 3 राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 है वह जोड़ता है, 205 किलोमीटर का है। 1993 में इसकी घोषणा हुई थी। और यह जोड़ता है नहर जलमार्ग कोट्टापुरम नहर जलमार्ग, तटीय नहर जलमार्ग कोट्टापुरम इसको जोड़ता है। नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नहर जलमार्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही जोड़ता है के तटीय नहर जलमार्ग। तो केरल तटीय नहर जलमार्ग जो है यह जोड़ता है, केरल के पश्चिमी तट पर स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ऐसे हम लोग बात करें जलमार्गों की, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जलमार्ग जो सबसे बड़ा जलमार्ग है आंतरिक जलमार्ग, उसका नाम है इलाहाबाद से हल्दिया, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है सादिया से धुबरी, जो 1891 किलोमीटर है। सादिया से धुबरी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इलाहाबाद से हल्दिया जो है यह गंगा नदी पे है। तीसरा है कोल्लम से कोट्टापुरम, और चौथा है वजीरा, विजयवाड़ा, भद्राचलम, राजमुंदरी एवं काकीनाडा, पुडुचेरी। और पांचवा है वह है तलचर धामरा, जियोनखली, चरबतिया धमरा और मंगलगढ़ी पाराद्वीप। ऐसे भी 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इसको बढ़ाकर 106 करने की योजना चल रही है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में आकार के आधार पर घटते हुए बताइए। आकार के आधार पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बुध आकार के आधार पर बताना है, बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि। तो आकार के आधार पर जो हम बात करें, आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, तब यूरेनस, उसके बाद हो जाएगी पृथ्वी। तो एक क्रम जो है पूछा करता है, कभी द्रव्यमान के आधार पे, कभी ग्रह के दूरी, सूर्य से दूरी के आधार पे, कभी परिभ्रमण वेग के आधार पे, कभी परिक्रमण वेग के आधार पे, कभी अक्षीय झुकाव के आधार पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 से देखिएगा, निम्न में से कौन सी कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा से देखिएगा, कर्क रेखा से 18 देश गुजरते हैं, जैसे हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर। तो मिस्र हो गया, भारत से गुजरता ही है। म्यांमार को देख लेते हैं, तो भारत, नाइजर, चांद, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान से यह नहीं गुजरता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे कुल 18 देशों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो 38वीं समानांतर रेखा यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। वही बात करें हम लोग भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो विभाजित करती है वह है डुरंड रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो नाइजीरिया नदी है, नाइजर जो है यह नहीं मिलती है। यह जो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, नाइजर नदी, जो नाइजीरिया जो देश है वो अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। तो यहाँ से यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमूर की बात करें हम लोग, अमूर है, लोपनार है, तो लोपनार जो है, लोपनोर यह चीन के तकला मकान से निकलता है, यानी यह एशिया संबंधित है। टिग्रिस की बात करें तो यह तुर्की से, पूर्वी तुर्की में है, पाया जाता है। जो कि अमूर की बात करें हम लोग, तो अमूर मंगोलिया, चीन में और रूस के कुछ क्षेत्रों में घूमता है। तो यह तीनों जो है रूस के एशियाई देशों में पाया जाता, एशियाई क्षेत्रों में है, स्थित है। जबकि कुछ न कुछ, जबकि नाइजर जो है एशियाई क्षेत्र में पूर्णतः स्थिर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक
प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जलों में पाई मिलती है, यह भी बात सही है। सर्वाधिक जो उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, तो यह सही है, क्योंकि उष्ण क्षेत्रों में ही इन जीवों का विकास सबसे ज़्यादा होता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इनका विकास जो है बहुत अच्छे से होता है प्रवालों का। दूसरी कहता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भी बात सही है, क्योंकि देश के पूरे वर्ल्ड का जितना भी प्रवाल भित्ति है लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया के पास है, 17% इंडोनेशिया के तट के पास और फिलीपींस में 9% है। इस तरह से कुल मिलाकर कहा जाए तो यह 1/3 से अधिक इन तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, और यहाँ पे 3 नंबर देखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों को पोषण करती हैं, यह भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 दोनों सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है, जबकि प्रवालों की संख्या 1 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए जो है यहाँ पे पोषण करती है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें हम लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव है? तो चिनूक हवाएं जो है यह एक गर्म पवन है, और गर्मी में तापमान क्या करता है लोग, ये जाड़े के दिनों में तापमान को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, बर्फ पिघलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, तुग्या कृषि कहाँ पाई जाती है? तो तुग्या कृषि की बात करें हम लोग, तुग्या कृषि कहाँ की जाती है? तो तुग्या कृषि का मतलब यहाँ पे है, तो वह है स्थानांतरित कृषि, यानी अर्थात झूम कृषि से है या चलवासी कृषि से। और तुग्या कृषि म्यांमार में कही जाती है, इसे तुग्या कृषि म्यांमार में कही जाती है, रे वियतनाम में कही जाती है, कांगो में इसे मशोले कहा जाता है, विश्वोत्तरीय अफ्रीकी देशों में इसे फांग कहा जाता है, मैक्सिको में कैमिलो कहा जाता है। अलग अलग देशों में जो है झूम कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जबकि श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, इंडोनेशिया में लडांग कहा जाता है, थाईलैंड में तमराई कहा जाता है, फिलीपींस में केनगिन कहा जाता है, युगांडा में चेतेमनी कहा जाता है, ब्राजील में रोको कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे म्यांमार में कहा जाता है तुंग्या कृषि। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें हम लोग, तो 54, 55, 56, 57, 58, 60, ये सब मैथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 से बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वही फोटोमीटर जो है दो स्रोत एवं प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने वाला उपकरण होता है। फोटोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। वहीं पैक्नोमीटर की बात करें तो पैक्नोमीटर से द्रव के घनत्व और प्रसार गुणांक का माप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 66। एक व्यक्ति का एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तराजू की रीडिंग जो होगी वह घटेगी। आदमी जब सांस लेते रहेगा छोड़ते रहेगा, वहाँ पे तराजू की रीडिंग क्या होती है? घटती है। जबकि आदमी जब मर जाए, सांस लेना छोड़ दे, बंद कर दे, तो वहाँ पे आदमी की स्थिति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका भार बढ़ गया है, जबकि नीचे की ओर आती है तो उसका भार लगता है कि अब घट गया है। ठीक है, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर नीचे जाती है तो उस दिशा में आभासी भार और वास्तविक भार दोनों बराबर होता है, तो उसको कोई अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह है बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का। क्वेश्चन नंबर 69, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान क्या है? तो देखिए कि मानव शरीर का जो सेल्सियस में तापमान है वह 37 डिग्री सेल्सियस है, और 37 डिग्री सेल्सियस को हम जब केल्विन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 310 केल्विन। और केल्विन में बदलने का फॉर्मूला होता है C-0 बटा 100 बराबर K-273
100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अर्थ के उपयोग की बात करें हम लोग, अर्थ का उपयोग सुरक्षा कारणों के लिए किया जाता है, क्योंकि अर्थ का अर्थ जितना जल्दी हो सके, ये हम लोग इसका अर्थ इसलिए उपयोग करते, अर्थ का उपयोग इसलिए करते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो करंट होगा जो ज़्यादा होगा, तो बिजली को सुरक्षित करने के लिए, विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए वह जब ज़्यादा होता है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, अर्थ में समाहित हो जाता है करंट, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक कम प्रतिरोध के मार्ग में मिल जाता है, जिस कारण कुशल पूर्वक डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस स्थिति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, किसी एसी जनित्र या डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि, मूलभूत अंतर क्या है यहाँ पे है, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। ऐसी बात नहीं है। ये मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी विलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक विलय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे एसी जनित्र में सबसे बड़ी अंतर यह है। तो क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें हम लोग, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है। तो ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है। तो ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति का एक पद प्रयुक्त करता है ब्लूटूथ, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज से अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पद प्रयुक्त करता है। ब्लूटूथ जो है निश्चित क्षेत्र में होता है, जबकि वाईफाई जो निश्चित क्षेत्र में होता है लेकिन वाईफाई का दायरा बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 व 73 देखिए, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। विश्व की विशालतम दूरबीन जो है तियानमान है। तियानमान जो है चीन में है, और तियानमान का जो अर्थ होता है वह है स्वर्ग की आंख। और इसकी खोज और ये जो है इसका मूल निर्माण का मुख्य उद्देश्य था एलियन की खोज और उसकी पहचान करना। इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आणविक संरचना के बारे में कहता है कि न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। यह नहीं, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तब न्यूक्लियस में ये नहीं होता है। यहाँ पर तीसरा है, कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो यह सही है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना परमाणु के नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होता है, चक्कर लगाता है। ये न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है। यह क्या होता है, इसके पीछे पीछे चक्कर लगाते रहता है इसके इर्द गिर्द। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो पीएच मान देखिएगा, पीएच मान की खोज की बात करें तो पीएच मान का खोज सोरेनसन ने किया था, और जिसमें 0 से 14 तक अंक दिया गया है। 7 जो है वह उदासीन होता है, विलयन की मात्रा जो 7 होगी तो वह उदासीन होगी। 7 से नीचे वाला जो होगा 0 से 7 तक वह का जो होगा वह अम्लीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्लीय विलयन है, तो अम्लीय विलयन यहाँ पे 6 हो जाएगा। आज 7 से ऊपर वाला क्या हो जाता है, वह क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें हम लोग, मिश्र धातु के किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो यहाँ पे निकेल के कारण जो है अचुंबकीय हो जाता है। निकेल बढ़ेगा तो अचुंबकीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, ट्यूब लाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में जो है नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट के अंदरूनी सतहों को में मुख्य रूप से पारद आयनित हो जाती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को उत्सर्जित करती है। आर्गन नाइट्रोजन गैस का इसमें ट्यूबलाइट में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आर्गन और, तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ठीक है, नियॉन और पारद। क्वेश्चन नंबर 78 है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर के बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर के बनाया जाता है। और यह एक एक्वारेजिया जो है एक संक्षारक अम्ल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है। इससे जो है धातुओं को गलाने में मदद मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। इथाइल अल्कोहल की बात करें तो यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है जिसका उपयोग वार्निश, पेंट इत्यादि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 80। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ। आरडीएक्स जो है, आरडीएक्स की बात करें हम लोग तो आरडीएक्स की खोज हेनिंग ने की थी। हेनिंग ने 1899 में आरडीएक्स की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आरडीएक्स की बात करें तो आरडीएक्स का जो है 1510 किलो विस्फोटक को कहते हैं। 1510 किलो जो है प्लास्टिक विस्फोटक होता है आरडीएक्स, जिसमें 1510 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 81 है। दूध उदाहरण है किसका? तो दूध उदाहरण है पायस का। इमल्शन का उदाहरण है दूध है। दूध में द्रव वसा जल में परिचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82। निम्न में किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को, यूरिया को एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ही कहा जाता है। सर मतलब इसमें देखिए, यूरिया की बात करें तो यूरिया में जो है यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो है NH2CONH2 या CO2NH2 कह सकते हैं हम लोग। इसमें जो है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और फिर इसका pH मान जो है कभी मृदा को प्रभावित नहीं करता है। यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसको यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के मिश्रण से को 125 से 150 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तथा 8.5 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है तो यूरिया प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें हम लोग। मीथेन के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में से गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, यह भी बात सही है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं, यह भी बात सही है क्योंकि मीथेन जो है मुख्य रूप से यह पाई जाती है तो यह प्राकृतिक गैस है और इसका भंडार जो है प्राकृतिक गैस और तेल क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी पाया जाता है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, यह भी बात सही है। तो यहाँ पे कथन जो है 1 और 2, 1 2 3 तीनों कथन जो है सही है क्योंकि मीथेन जो है हाइड्रेट बर्फ के क्रिस्टलों में पाई जाती है और यह एक रासायनिक यौगिक है। पृथ्वी के मीथेन हाइड्रेट का भंडार 2 जगहों पर मौजूद है, महासागरों की गहराई में और दूसरा अंटार्कटिक के बर्फ के नीचे पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है इस आधार पे तीनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें हम लोग। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन कहलाता है वह है ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। रुधिर और सीरम का अध्ययन जो सीरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 85। मच्छरों के निम्नलिखित बारे में कौन सा सही है? केवल मादा मच्छर रक्त चूसती हैं, यह भी बात सही है। केवल मादा मच्छर रस चूसते हैं, मादा पौधों का रस चूसते नहीं। नर पौधों का रस चूसते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के, हाँ यह भी बात सही है। मादा की अपेक्षा नर डैने बड़े होते हैं, मादा की अपेक्षा नहीं, गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो एक और ए और डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 86 में है सुमेलित कौन नहीं है? तो कहता है नीलहरित शैवाल जैविक उर्वरक है, जैव उर्वरक है, यह भी साथ सही है। क्रायोशोपा माहो नियंत्रण है, यह सही है। बायो 902
सरसों का क्लोन है, जैसा ही है। तीसरा डी कहता है कि एजोटेबलेक्टर जैव कीटनाशी है, यह गलत है, यह जैव कीटनाशी नहीं है। बाकी सभी जो है ऊपर में ये सभी जैव कीटनाशी के रूप में देखे जाते हैं, कि यह जैव कीटनाशी नहीं है। एजोटेबैक्टर जो है एक जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप में नाइट्रोजन के यौगीकरण का कार्य करता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, इसलिए कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाता है? तो रक्त समूह जो है ओ निगेटिव जो है उसे कभी भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये जो है किसी को भी चढ़ाया जा सकता है ओ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर है एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 88 जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 15 धातुएं हैं। इनमें जो धातु प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं, तो यहाँ पे प्रभुत मात्रा में जो है वह होती हैं पोटेशियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पोटेशियम, कैडमियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो इसमें बाहुल्य से एमाइलेज होता है। छोटे दाने जो होते हैं, छोटे जो बासमती होते हैं, बासमती के छोटे दाने में एमाइलेज होता है, और एमाइलेज की वजह से क्या होता है, इसके दाने बड़े हो जाते हैं। सॉरी, हाँ, एमाइलेज के दाने बड़े हो जाते हैं। जबकि छोटे चावलों की बात करें तो एमाइलोपेक्टिन की मात्रा, छोटे दानों में जो है एमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक होती है। जबकि बासमती के जो बड़े चावल की बात करें तो उसमें जो है विटामिन होता है, कैल्शियम, आयरन, थायमीन, मिनरल्स इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं। एमाइलेज की मतलब स्टार्च के बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे यह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 90, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। तो चींटियाँ जब काटती, चींटियों में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और जो चींटियाँ काटती हैं तो फार्मिक अम्ल की वजह से, फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है CH2O2। तो इनके काटने से जो होता है अम्ल शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण वह स्थान सूज जाता है, यानी फूल जाता है और दर्द देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, फेनिलकीटोमेह उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल का मूल से निर्देश है। तो यहाँ पे ये एंजाइम के वंशानुगत अभाव के कारण यह होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल के में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। शिशु की त्वचा जो है ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो बच्चे में हीमोग्लोबिन मैथेमोग्लोबिनेमिया में बदल जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है, और ऑक्सीजन की परिवहन नहीं होती है तो इसमें साइनोसिस इसका कारण बनता है। इसके कारण साइनोसिस बनता है, और शिशु में त्वचा का रंग जो होता है नीला हो जाता है, ग्रे या लेवेंडर हो जाता है। और इस बीमारी से नाइट्रेट का पानी, इस बीमारी का कारण क्या है, तो नाइट्रेट का पानी सब्जियों के माध्यम से अधिक लेने पर यह बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों की पीड़कनाशियों की मात्रा को बढ़ाना, यह जैव आवर्धन कहलाता है। अब समझिएगा जैव आवर्धन क्या कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हुए किसी रासायनिक पदार्थ या तत्व की सांद्रता बढ़ जाना जैव आवर्धन कहलाता है। तो यह क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 94, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। झंडा समिति की गठन जो है 23 जून 1947 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू को इसमें सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। और 22 जुलाई 1947 को झंडा समिति ने ही राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया था। अब बात करें राष्ट्रध्वज की, तो राष्ट्रध्वज की डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर है 95, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में
पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना जो है संविधान के भाग 9 में की गई है। और बात करें त्रिस्तरीय पंचायत की, बात करें त्रिस्तरीय पंचायत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और यह जो है त्रिस्तरीय पंचायत का स्वरूप बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की बात की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 क से 243 अण तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 96। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के प्रतिबिंबित करता है यह संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान को प्रतिबिंबित करता है। इससे इसके उद्देश्यों को समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता स्थापना, व्यक्ति के गौरव इत्यादि को इसमें दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। भारत में जब भी होगा तो संसदीय शासन होगी। यहाँ पे जो है एक गणतंत्र हो गया, नहीं, जनता के द्वारा जनतांत्रिक शासन की यहाँ पे बात की गई है। जनता के द्वारा जो शासन जो चुना जाएगा वही प्रतिनिधि यहाँ पे कार्य करेगा। तो यहाँ पे 97 में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र को घोषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि किसी शासक या मनोनीत राज्य के प्रमुख के अधीन, मनोनीत के राज्य प्रमुख के अधीन नहीं रहेगा। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संप्रभु प्रमुख माने जाते हैं, उनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। यह बात इसमें कही गई। क्वेश्चन नंबर है 98, भारत शासन का द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? राजकीय चिन्ह की बात करें हम लोग तो राजकीय चिन्ह है वह है अशोक स्तंभ है, सारनाथ से जो लिया गया है। अशोक स्तंभ जो अशोक के स्तंभ है, तो यह 26 जनवरी 1950 को संविधान में इसे लागू किया गया। संविधान में जो है इसे अंगीकृत किया गया था। अब बात करिए अशोक स्तंभ की, तो अशोक स्तंभ जो है सारनाथ से लिया गया है। इसमें जो इसी के में जो है नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मूल भारत का जो है मुख्य वाक्य है और जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत हो। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है, जो भाग 2 में सम्मिलित है। और इसी के तहत जो है संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2010 में जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और निःशुल्क शिक्षा जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के रूप में जब जोड़ा जाता है, तो यह जोड़ा जाता है 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे मूल अधिकार में जो शिक्षा का अधिकार है और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसी में जो है 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 1 अप्रैल 2010 को, जो संपूर्ण देश में लागू हुआ। तो यहाँ पे ये लागू हुआ, लागू होने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। तो ये लागू करने की डेट यहाँ पे दे दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे समझिएगा। ऐसे एक आंसर इस आधार पे 1 अप्रैल 2010 होगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है, परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्य की विधान परिषद जो है वह इसमें भाग तो लेती, राज्य की विधानसभा है जो इसमें भाग तो लेती हैं, लेकिन वह इसमें महाभियोग में भाग नहीं लेती, क्योंकि सभी
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, यानी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, जो कि संसद के सदस्य जो होंगे वही राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे, जबकि निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं भी शामिल हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अध्यादेश जारी कर सकता है भारत का राष्ट्रपति 123 के तहत। राष्ट्रपति संसद के 17वां साल की अवधि में यह अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश की जो आयु होती है वह 6 महीने तक होती है। 6 महीने के अंदर में जब कभी भी जब संसद की बैठक होगी तो उसे अनुमोदित करना होगा। अगर अनुमोदित होता है तो वह पास होगा, अन्यथा क्या हो जाएगी, वह 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 103 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कब हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हुआ है, और मंत्रिमंडल शब्द में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा करने की संसूचित करेगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 104, एक एमपी के सीट की रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो लगातार जो है वह 2 माह तक जो है वह अनुपस्थित रहता है, यानी 60 दिन तक। तब उसके सीट को लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो यहाँ पे इसे रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन है वह 1952 में हुआ था। राज्यसभा की जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को सबसे पहले हुई थी, और पहली बैठक इसकी 13 मई 1952 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1906 है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वह हैं ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 107, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस के लिए बनी है? तो गोलकनाथ बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ है केरल राज्य, यहाँ पे गोलकनाथ बनाम केरल राज्य, ऐसे इस ऑप्शन के आधार पे हो जाएगा। ऐसे सबसे बड़ी खंडपीठ जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13 लोगों की केस थी, 13 लोग की पीठ थी, 13 जजों की, जबकि इसमें नहीं है। गोलकनाथ में जो है 11 पीठ थी, तो यहाँ पे जो है गोलकनाथ इस ऑप्शन के आधार पे सही हो जाएगा। ठीक है। न्यायालय में जो मुकदमे की सुनवाई के लिए जो है अधिक न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई जाएगी, इसके ताकि सही निर्णय हो, और इसका प्रावधान हमारे संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 108 है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 169 के तहत जो है राज्यों में विधान परिषद के सृजन और उसके समाप्ति का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ध्यान दीजिएगा, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाने जाते हैं। आयकर, संपत्ति कर और निगम कर। जबकि प्रत्यक्ष कर जो है एक बिक्री कर के रूप में, बिक्री कर है, उत्पाद है, या फिर कर सीमा शुल्क है, ये अप्रत्यक्ष कर के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित नहीं की गई। मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है, जिसके तहत 2021 में भारत का स्थान 129वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 111 नंबर के निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? तो WTO जो है विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, यह इसका उल्लेख यह जो है इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 112, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है, यह इसके द्वारा जारी की जाती है।
जिसका उद्देश्य जो होता है यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत इसका रजिस्ट्री किया जाता है। यह जीआई टैग जो है निश्चितता को दर्शाता है, किसी खास विशेष क्षेत्र में उसकी क्या पहचान है उसको यह बताता है। क्वेश्चन नंबर है 113, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार दिया है। तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया है। क्वेश्चन नंबर 114 है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु यह विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 115 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने की घोषणा की है? तो यह जो है उत्तराखंड सरकार जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 116, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और सबसे पहले जो विश्व रेडियो दिवस वह 13 फरवरी 2022 को मनाई गई थी, या यूनेस्को की पहल पर मनाई जा रही है। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो यह बने हैं किरण पोलार्ड। और किरण पोलार्ड जो है श्रीलंका के खिलाफ वाले T20 इंटरनेशनल में इन्होंने 6 छक्का मारने का कारनामा किया है, जबकि इससे पहले 2007 के वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्का मारा था। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने टोक्यो ओलंपिक में के लिए क्वालिफाइंग किया था? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली थी वह थी, उनका नाम था भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 119, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया? तो 2020 का सरस्वती सम्मान जो है वह शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है और उनकी उपन्यास जो है सनातन के लिए यह दिया गया है। और इसमें जो है सरस्वती सम्मान में जो है 15 लाख रुपए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 33% आरक्षण की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश के अंतिम स्थान पर है? तो लैंगिक समानता में 30वें सबसे लास्ट पायदान पर बिहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्न में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर और सूरत को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस शहर में बात करें हम लोग 100 लिस्ट में जो है बिहार के 4 शहर हैं, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 123, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने की लिए बिल को मंजूरी दी है? इकोसाइड को फ्रांस ने जो है अपराध बनाने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 124 है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है? तो एमके स्टालिन जो है इस शपथ लिए हैं और ये डीएमके के चीफ हैं जिन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है और इनको जो है शपथ दिलवाए थे वह थे उस समय तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 125, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के निर्णायक भूमिका निभाने के हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। DRDO का मतलब है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसने यह दवाएं लॉन्च की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 126। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो देश का नया शिक्षा मंत्री जो है 7 जुलाई 2021 को बने थे, और यह बने थे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जो है रमेश पोखरियाल निशंक थे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके इससे दूर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 127। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर पर गोल्डन बूट अपने नाम किया है? तो गोल्डन बूट नाम करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने गोल्डन बूट अपने नाम किया है। 5 गोल इन्होंने दागे थे यूरो कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 128। निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन को इसमें घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 129 है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो यह है भुवनेश्वर, जो है 100% टीकाकरण करने वाले देश का पहला शहर बना है। क्वेश्चन नंबर 130 है निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो यह किया है हैरी केन ने किया है। क्वेश्चन नंबर सॉरी हैरी केन नहीं, लियोनेल मेसी ने किया है। यहाँ पे 130 नंबर का देख लीजिएगा, लियोनेल मेसी ने किया है। 131 नंबर देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम के संरक्षण की घोषणा की है? तो हॉकी टीम के संरक्षण की घोषणा जो है वह उड़ीसा सरकार ने की है, क्योंकि 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पदक जीता था। इसके लिए भारत ने पदक जीता था, वही महिला टीम भी सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसके लिए जो है टीम स्पॉन्सर की घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है कि 10 साल तक मैं टीम स्पॉन्सर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें हम लोग, बिहार के 6 स्टेट हाईवे का निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो यह है एडीबी के द्वारा, ठीक है। एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लोन मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 133 है द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं वह है युवराज सिंह। युवराज सिंह जो है इसमें जो कैंसर की जंग लड़े उसकी जो है उल्लेख इन्होंने इस पुस्तक में की है। क्वेश्चन नंबर 134 है निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? तो यह है आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर विकसित की है, जो लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और एक बार फुल चार्ज पर 25 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 135 है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि भारत टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में कितने स्थान पर था? तो टोक्यो ओलंपिक पदक में भारत का स्थान 48वां था। इन्होंने कुल मिलाकर के 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक था। क्वेश्चन नंबर 136 है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 137 बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना समस्तीपुर में हुई थी और यह लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुई थी, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 138 है निम्नलिखित में से किस स्थानीय शहरी निकायों में शामिल किया गया है? किसी स्थानीय शहरी निकायों में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे देखिएगा स्थानीय शहरी निकायों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो यहाँ पे है ये ऑप्शन में। टाउनशिप बोर्ड यह भी है, टाउनशिप एरिया कमेटी, शहरी विकास प्राधिकरण यह भी है,
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से ज़्यादा हो गया तो यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे उपयुक्त में कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके अंदर कितने इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी कितने दिन पहले जो है संसद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 2 माह पहले जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140 है, हाल ही में 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार के संबंध रखने वाले कितने विभूतियों को मिला था? तो 3 लोगों को मिला था। अब 2022 में 1 लोगों को मिला है। ठीक, 2022 में 2021 के लिए जो मिल घोषित किया गया उसमें 1 आदमी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें, बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह स्तूप कहाँ स्थित है? तो केसरिया बौद्ध स्तूप जो है पूर्वी चंपारण में स्थित है और विश्व के बड़े स्तूपों में इसे एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो $500 मिलियन डॉलर के हस्ताक्षर पर एडीबी के साथ समझौता किया है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 147, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष में किसी न किसी एक विषय पर मनाई जाती है और यह 24 दिसंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 144, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार ने की संचित निधि से सर्वाधिक व्यय निम्न में से किस पर हुआ है? तो सर्वाधिक व्यय सबसे ज़्यादा जो हुआ है सामाजिक सेवा पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 145 है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो बिहार में सर्वाधिक शाखा भारतीय स्टेट बैंक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, नवंबर 2020 में पिछले नवंबर 2019 की तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो यह 9.8% की वृद्धि देखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है देश में? तो सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान है 15वां, जबकि सबसे ज़्यादा दुर्घटना की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, गंगा के दक्षिणी मैदान में दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सबसे ये नदी प्रवाहित होती है दक्षिणी मैदान में, तो ये बागमती जो है, सॉरी, दक्षिणी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है, तो ये बागमती प्रवाहित नहीं होती है। पैमार, फल्गु, पुनपुन, सोन इत्यादि जो है दक्षिणी मैदान में प्रवाहित हो, जबकि उत्तरी मैदान में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा इत्यादि जो प्रवाहित होती हैं, जो हिमालयी नदियां हैं। तो यहाँ पे बागमती जो हिमालयी नदियां हैं या उत्तरी मैदान में प्रवाहित होती है, दक्षिण मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 149 है, कोसी नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो बिहार के कुर्सेल, बिहार के जो है कुर्सेल नहीं, भीमनगर में, सॉरी जो है यहाँ पे भीमनगर में यह प्रवेश करती है। भीमनगर जो है यह सुपौल में स्थित है, जबकि कुर्सेल में जो है यह मिल जाती है गंगा में आकर के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार का राज्यपाल कौन था? तो बिहार के राज्यपाल स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो थे जयराम दास दौलत राम थे, जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।